आई एम बी के मिश्रा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम भागलपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे डार्विनिज्म। डार्विनिज्म हमने इससे पहले वाले वीडियो में दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो पहला थ्योरी हमने दिया था लेमार्क का। चूंकि लेमार्क महोदय ने ही इवोल्यूशन के ऊपर सबसे पहले कुछ कहा, तो पहले उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद इस इवोल्यूशन के ऊपर डार्विन ने कुछ कहा, जिसे हम डार्विनिज्म कहते हैं। तो ये डार्विनिज्म जो है कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ कंक्लूजन के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनका है प्रोडेगिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी जीव में प्रजनन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, यानी संतान उत्पादन करने की क्षमता किसी भी जीव में बहुत ही अधिक होती है। तो ये उन्होंने कंक्लूड किया हाथी को देखकर। अगर दो हाथी अलग अलग सेक्स का 30 इयर्स में मैच्योर करता है और यह दोनों अपने लाइफ में मात्र 3 बार संतान उत्पन्न करता है, तो 750 साल में करोड़ों में इसकी संख्या हो जाएगी। क्या करोड़ों में हाथी की संख्या आज है? नहीं है। या 1 साल तक पैरामीशियम को कोई नहीं मारे तो यह पैरामीशियम का वॉल्यूम पृथ्वी के वॉल्यूम से 10 गुना अधिक हो जाएगा। 1 साल तक चूहे को कोई नहीं मारे तो इस धरती पर पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगा। यानी किसी भी जीव में संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और यह दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने लिया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट। प्रजनन की इतनी अधिक क्षमता होने के बावजूद इन जीवों का जनसंख्या लगभग स्थिर रहता है। यानी 10 गुना ज्यादा पृथ्वी के वॉल्यूम के पैरामीशियम का पॉपुलेशन नहीं हो जाता है, या इस धरती पर चूहा ही चूहा नहीं हो जाता है, या करोड़ों की संख्या में हाथी नहीं हो जाता है। इसका पॉपुलेशन कांस्टेंट ही रहता है। यह कांस्टेंट पॉपुलेशन एक्चुअली कुछ एडवर्स कंडीशन के कारण ही होता है। तो यह इन दोनों ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्होंने फर्स्ट कंक्लूजन निकाला। फर्स्ट कंक्लूजन इनका है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यानी जिंदा रहने के लिए इस धरती पर जितना भी जीव है, हम जीव बोल रहे हैं न कि जंतु। जीव में जंतु और पेड़ पौधा दोनों आता है। तो जिंदा रहने के लिए इस धरती पर जीव लगातार संघर्ष कर रहा है। यह संघर्ष कई तरीके से यह करता है, जिसमें पहला है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। यह जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है, दो विभिन्न स्पीसीज के बीच होता है। अगर यह स्ट्रगल दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच हो, इसे हम इंट्रा स्पेसिफिक, ये सॉरी सेम स्पीसीज के बीच अगर हो तो इसे हम इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। जैसे बड़ा सांप छोटे सांप को खा जाता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, कुत्ता अपने बच्चे को खा जाता है। तो ये समान प्रजाति के बीच स्ट्रगल हो रहा है।
तो अगर समान प्रजाति के बीच स्ट्रगल होगा तो जीव की संख्या घटेगी, क्योंकि वह मारकर उसको खा जा रहा है। और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। यह जो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है, अगर दो विभिन्न प्रजातियों के बीच भोजन के लिए, आवास के लिए, मैटिंग के लिए स्ट्रगल हो, तो इसे हम इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर फूड हैबिट एक जैसा है, तो फूड हैबिट एक जैसा है का मतलब क्या? गिद्ध है, वह भी मरे हुए जानवर के मांस को खाता है, और कुत्ता भी खाता है, भेड़िया भी खाता है। तो अगर यह तीनों एक साथ किसी एक स्थान पर, जिस जगह पर कोई जीव की मृत्यु हुई है, उसके मांस को खाने के लिए आ जाए, तो इसके बीच संघर्ष होगा। दैनिक जीवन में भी दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि इंसेक्ट को मेढक खा जा रहा है, इंसेक्ट को सांप खा जा रहा है, मेढक को सांप खा जा रहा है, सांप को मोर खा जा रहा है। यानी भोजन के लिए यह एक दूसरे को मार दे रहा है। दो शेर एक मांद में नहीं रहता है, एक गुफा में नहीं रहता है, एक शेर दूसरे शेर को मार देता है। तो हम देखते हैं वासस्थान के लिए भी यह संघर्ष कर रहा है, इसलिए पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। और तीसरा होता है स्ट्रगल अगेंस्ट एनवायरनमेंट। जीव लगातार वातावरण से भी संघर्ष कर रहा है। गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो लू लग जाता है, और लू से जीवों की मृत्यु हो जाती है। या ठंड बहुत अधिक पड़ने लगा तो ठंड लगने के कारण जीवों की मृत्यु हो जाती है। कभी कभी लैंड स्लाइडिंग होता है और पूरा का पूरा गांव उस मिट्टी के नीचे दब जाता है, या कभी इतनी तेज बाढ़ आ जाती है कि हजारों लोगों की मृत्यु उसमें हो जाती है। या कभी कोई बीमारी फैल जाती है, कभी प्लेग, और अभी अभी कोरोना फैला, इसमें पूरे विश्व स्तर पे करोड़ों लोग की मृत्यु हो गई। तो इसके अगेंस्ट भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि जनसंख्या क्षमता के अनुरूप किसी भी जीव का नहीं बढ़ता है। अब इन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन लिया, वेरिएशन एंड हेरिडिटी ट्रांसमिशन। एक ही माँ बाप का सभी संतान एक जैसा नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नता होती है, वेरिएशन होती है। और यह एक हेरिडिटरी कैरेक्टर है। यह जो वेरिएशन हुआ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट कर जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो यह गुणों का जो स्थानांतरण हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके आधार पर इन्होंने सेकेंड कंक्लूजन निकाला, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। या इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। स्थान विशेष पर जीवों में वातावरण के अनुरूप कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ की बकरी है, मैं बिहार को बिलोंग करता हूं इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ जो बकरी है इसका बाल 1 से 1.5 इंच लंबा होता है,
लेकिन अगर आप कश्मीर चले जाएं तो वातावरण में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ की तुलना में वहाँ का वातावरण ठंडा है, बर्फीला इलाका है। वहां पर बर्फ की बारिश होती है, हमारे यहाँ बर्फ की बारिश नहीं होती है। हमारे यहाँ जल की वर्षा होती है। तो यहां पर गर्मी अधिक है, वहां पर ठंडक अधिक है, तो वहां के बकरियों का बाल 1 से 1.5 फीट लंबा होता है। तब वातावरण के अनुरूप उसके शरीर में परिवर्तन हुआ, इसको वेरिएशन कहा डार्विन महोदय ने इसको वेरिएशन कहा। और उन्होंने कहा कि यह वेरिएशन धीरे धीरे होता है, यानी अगली पीढ़ी में यह कैरेक्टर थोड़ा सा आएगा, उसके अगली पीढ़ी में और थोड़ा ज्यादा, उसके अगली पीढ़ी में और थोड़ा ज्यादा, तो कई पीढ़ी के बाद यह वेरिएशन स्पष्ट हो जाता है। जैसे आज हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कश्मीर के बकरियों का बाल 1 से 1.5 फीट लंबा होता है। तो वातावरण के अनुरूप लगातार उसके शरीर में परिवर्तन होता रहा। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि वातावरण के अनुरूप अगर कोई जीव अपने शरीर में परिवर्तन लाता है तो नेचर उसको सेलेक्ट करता है, प्रकृति उसको सेलेक्ट करता है। और जो वातावरण के अनुरूप अपने शरीर में परिवर्तन नहीं लाता है, प्रकृति उसको सेलेक्ट नहीं करता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। यही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है। और लास्ट इन्होंने कहा स्पेसिएशन के बारे में। स्पेसिएशन यानी कई पीढ़ी के बाद यह गुण जब स्पष्ट हो जाता है तो वहां पर एक नई प्रजाति का विकास हो जाता है, यानी इवोल्यूशन हो गया, एक प्रजाति से दूसरा प्रजाति का विकास हो गया। लेकिन इनका बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म तो क्या है क्रिटिसिज्म? यह जो वेरिएशन है यह 2 प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन का अर्थ यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस होता है, प्रकट होता है, या एक साथ अगली पीढ़ी में कोई नया कैरेक्टर नहीं आता है। अगली पीढ़ी में थोड़ा सा बढ़ा, दूसरी पीढ़ी में और थोड़ा सा, उसके अगली पीढ़ी में और थोड़ा सा, उसके अगली पीढ़ी में और थोड़ा सा, यानी धीरे धीरे यह कैरेक्टर कई पीढ़ी के बाद जाकर स्पष्ट होता है। तो इन्होंने कंटिन्यूअस वेरिएशन को तो बता दिया, लेकिन दूसरा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है जिसको ह्यूगो डेवरिज ने म्यूटेशन कहा। यानी कोई भी कैरेक्टर अपने पेरेंट से संतति में अचानक एक नया कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, यानी पेरेंट से एक नया कैरेक्टर संतति में आ गया तो यह संतति, यह संतान पेरेंट से बिल्कुल ही अलग होगा, यह पेरेंट की तरह का नहीं होगा। यानी अगली ही पीढ़ी में एक नया स्पीसीज आ गया, इसे हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन या ह्यूगो डेवरिज के अनुसार म्यूटेशन कहते हैं। यानी म्यूटेशन हो गया, एक नया प्रजाति का यहां पर विकास हो गया। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में डार्विन ने कुछ नहीं कहा। यहां पर इन्होंने कहा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है वही जिंदा रहता है, इन्होंने ये कहा। लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्हें जिन की जानकारी नहीं थी, उस समय जिन का खोज नहीं किया था, तो इन्होंने जिन को पेंजिन कहा। ऐसे बहुत सारा पॉइंट है जो डार्विन ने डिस्कस नहीं किया। ओके, थैंक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।